हॉस्पिटल में गहरा सन्नाटा है। सब लोग चुपचाप एक दूसरे को देख रहे हैं। प्रिया अपनी सास को गले लगाकर उसके आंसू पोंछ रही है और सास बहू को देख गहरी सोच में डूबी हुई है। वो पछतावा महसूस कर रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो सभी लोग हॉस्पिटल में हैं और सास को किस बात का पछतावा है? एक खूबसूरत सुबह वर्मा परिवार के घर में नई दुल्हन प्रिया के आने से जैसे रौनक सी छा गई थी। लेकिन ये रौनक ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकी। जब रसोई के गलियारों में सास बहू के बीच रोज नया द्वंद्व शुरू होने लगा। ये क्या बना दिया बहू तूने? छिपकली काट खाएगी। लस्सी बनाई है माँ जी। हैं? ये क्या बोल रही है बहू? ये तो चाय है। अच्छा चाय है? मुझे तो लगा था कि आपको दिख ही नहीं रहा है। चलो जो भी है अच्छा है, आपको पता तो चला कि चाय है। क्या क्या बोली तू? कुछ नहीं माँ जी, आप कुछ कह रही थी क्या माँ जी? हाँ, मैं ये कह रही थी चाय में इतनी ज्यादा चीनी है कि मेरे दांत मीठे हो गए हैं। मेरी माँ हमेशा कहती थी। क्या कहती थी माँ जी? चाय बनाना कला है जो हर किसी को नहीं आती। माफ कीजिए माँ जी, कल आप ही ने तो कहा था कि चाय फीकी है, तो थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने में क्या ही हर्ज है। अच्छा, अब तुम मुझे सिखाएगी? नींबू बड़ा खट्टा है। 30 साल का एक्सपीरियंस है मुझे चाय बनाने का। तो आप ही बना लो ना माँ जी, मुझे क्यों कहती हो? क्या ये बन बनाती रहती है मन ही मन? कुछ नहीं माँ जी, मैंने कहाँ कुछ कहा। बहू, आजकल तेरी जुबान बहुत ज्यादा चलने लगी है। इसको थोड़ी संभाल के रख, वरना कैंची से काट दूंगी। पता भी नहीं चलेगा कहाँ गई और दोबारा बोल भी नहीं पाएगी। क्या हुआ माँ? सुबह सुबह क्या चल रहा है? कुछ नहीं बेटा, तुम्हारी बीवी को लगता है कि मैं अपना घर संभाल नहीं सकती। अरे मैंने कब कहा? मन तो कर रहा है ना कि रो दूं, लेकिन नहीं रोंगी, वरना ये बुढ़िया तो मुझे और ताने देगी। दिन बढ़ते गए और छोटी छोटी बातों पर नोक-झोंक का सिलसिला भी। सब्जी में नमक से लेकर कपड़े सुखाने के तरीके तक हर चीज विवाद का कारण बन जाती। देखो प्रिया, माँ का स्वभाव ना थोड़ा सा कड़क है, लेकिन हाँ, धीरे धीरे समय के साथ साथ ना सब कुछ अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जो माँ है ना, वो दिल की बहुत ही ज्यादा अच्छी है। भाभी, मैं कोशिश तो करती हूँ, पर वो माँ जी है ना, हर बात पर टोकती रहती है। मैं तो बड़ी मासूम सी हूँ ना, आप तो जानती ही हो ना। शाम को टीवी देखने के समय एक और तूफान आया। चलिए थोड़ा रियलिटी शो देख लेते हैं। अरे अरे हट हट, जाए यहाँ से। अभी मेरा सीरियल आने वाला है, रिमोट इधर दे। पर माँ जी, आपका सीरियल तो 1 घंटे बाद है ना। अरे चल चल, अपनी सास को मत सिखा। एक लपड़ पड़ेगा ना, सब समझ आ जाएगा। अरे क्या हो रहा है यहाँ? किस बात का शोर मचा के रखा है? पड़ोसन बड़ी खूबसूरत है। ए जी, पड़ोसन को छोड़िए, जरा घर पे भी ध्यान दीजिए। अरे छोड़ू कैसे? पकड़ने ही कहाँ देती है वो। क्या बोले आप? कुछ नहीं कहा मैंने। मैं तो कुछ कहता ही नहीं। मैं रो दूंगी, हर बात पर इतना गुस्सा। अगर तू रोई ना तो मैं रूठ के मायके चली जाऊंगी। फिर सब कुछ शांत हो जाएगा। आराम से रहना इस घर में मेरे बिना। है? क्या 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 कहा तुमने? तुम सच कह रही हो? अरे वाह वाह, क्या बात बोली तुमने। जाओ जाओ, अभी मायके जाओ और देखो, देर मत करना, जल्दी जाओ। बेटा, अरे जल्दी से गाड़ी निकालो, मम्मी नानी के यहाँ जा रही है। बड़ा मजा आएगा। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। ए जी, आप तो चुप कीजिए, मैं कहीं नहीं जा रही। ये तो गलत बात है। पहले सपने दिखाती हो कि मायके जाओगी और फिर नहीं जाती। अरे दिल टूट जाता है। ए जी, क्या कहा आपने? मैं तो माहौल हल्का कर रहा था। ए जी, माहौल का छोड़िए, जाके आप बाथरूम में हल्के हो जाइए। यहाँ का मैं देख लूंगी। माँ, प्रिया, प्लीज शांत हो जाओ आप दोनों। हम सब मिलकर देख लेंगे बारी बारी से। इस घटना के बाद घर का माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। देखो छिपकली, मेरा मतलब है गिरगिट देवी। अरे अरे ज्यादा सोचो मत। अरे नई नवेली बहू है, थोड़ा प्यार से समझाओ, समझ जाएगी। क्या करूं? मेरे घर में मेरी बात ही नहीं मानी जाती है। पति की जेब खाली है, बहू को आराम चाहिए।
हाँ, बोल तो ऐसे रही है जैसे इसको नहीं चाहिए था। भाई कुछ करो, माँ बहुत परेशान करती है आजकल। मुझे तो 25 सालों से किया हुआ है, मैं तो कुछ बोल भी नहीं सकता, लेकिन तुम लोगों को मेरा ख्याल तो आएगा नहीं। बस अपने बारे में सोचो, स्वार्थी बच्चे। प्रिया भी समझती है, पर माँ का व्यवहार। मुझे कुछ तो करना होगा, इस तरीके से तो सब बिखरता ही जाएगा। प्रिया अपने कमरे में अकेली रोती रहती और इस तरह से प्रिया और गिरगिट देवी के बीच अब दूरियां बढ़ती जा रही थी। छोटी छोटी बातों पर तकरार, दोनों के मन में बढ़ता हुआ गुस्सा। पर जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जो सब कुछ बदल देते हैं। 2 महीने बीत चुके थे प्रिया को इस घर में आए हुए, पर सास बहू का टकराव थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक दिन परिवार के सभी सदस्य रविवार की सुबह नाश्ते पर इकट्ठा हुए। आज मैंने अपने हाथों से सबके लिए स्पेशल पराठे बनाए हैं। मेरे हाथों में स्वाद है, स्वाद। मैं तो नहीं खाऊंगा। क्या कहा आपने? अरे अरे मैंने कहा मैं तो जरूर खाऊंगा। अरे तुम्हारे हाथों में स्वाद है, और वो स्वाद, आय हाय क्या बात है, मैं खाऊंगा, जरूर खाऊंगा। कितने अच्छे पति हैं आप। वैसे अगर पराठे में थोड़ा पनीर मिलाया जाता ना तो अच्छा लगता। तो जाकर बना के खिला देना। जा रसोई में। काम ना काज की, दुश्मन अनाज की। खुद किसी काम की नहीं हो, लेकिन सबकी कमियां निकालने में मजा आता है। अरे माँ जी, प्रिया ने तो बस सुझाव दिया था। अरे मीना बहू, बेटा तुम ना शांत रहो, तुम मत बोलो। और हाँ, तुझे बीच में टांग अड़ाना जरूरी है क्या? मैंने तो बस। माँ, प्रिया प्लीज, खाना खाते वक्त तो झगड़ा मत करो। उस रविवार की शाम जब प्रिया दूसरे कमरे से अपने पुराने कपड़े सलीके से तह कर रही थी, गिरगिट देवी ने अनजाने में उसकी बातें सुन ली। हाँ माँ, सब ठीक है, कुछ खास नहीं, बस थोड़ी सी दिक्कत है। वो छिपकली है ना, मेरा मतलब मेरी सास है ना, वो मुझे हर बात पर रोक टोक ही करती रहती है। ये है इसकी मन की बात। अपनी मम्मी से फोन पे शिकायत कर रही है। एक दिन अब पक्का इसको दांत काट लूंगी। अगले दिन प्रिया जब रसोई में आई तो गिरगिट देवी का रुख और भी ज्यादा कठोर था। आज के बाद से तुम रसोई में मत आना, चाय में कॉफी मिला दूंगी अगर कोई गलती हुई तो। पर माँ जी, मैंने क्या किया? अरे कुछ नहीं करो बेटा, तुम अपने घर वालों को फोन लगाओ और उनसे मेरी बुराई करो कि मेरी सास कितनी बुरी है, कितनी मोटी है, बिल्कुल भी काम नहीं करती, और ये वो फलाना ढिकना, हमेशा मुझ पे अत्याचार करती है, बिना बात के सुनाती है। जाओ फोन लगा कर बोलो अपनी माँ को। अरे अरे, इतना सच किसने बोल दिया? बेटा मीना, मैंने तुम्हें बोला है ना कि तुम चुप रहा करो। अगर ज्यादा बोलोगी ना तो दांत काट लूंगी। आपने मेरी बातें सुन ली, पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था माँ जी। क्या हुआ, फिर से क्या हो गया? पूछो अपनी बीवी से। 2 महीने नहीं हुए इसको घर में आए हुए और हर जगह बदनामी करवा रही है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो बड़ी मासूम सी हूँ। मामला इतना बढ़ गया कि परिवार 2 गुटों में बट गया। रमेश और मीना शांति बनाए रखने की कोशिश करते, पर बात है कि बिगड़ती ही जाती। अरे बस करो, बस करो, बस करो, बस करो, बस करो। ससुर जी, हम कहीं जा रहे हैं क्या जो आप बस बस कर रहे हैं? मतलब आप कह रहे हैं ना कि बस करो, तो मुझे लगा हम कहीं जा रहे हैं बस से। अरे मीना बहू, अरे कम से कम तू तो चुप रहे। अरे मेरी बातों का गलत मतलब मत निकाल। अरे मैं कह रहा हूँ बस करो, मतलब शांत हो जाओ। और तुम लोग इसी तरह से घर चलाओगे क्या? एक परिवार अगर मिलजुल के रहता है ना तो अच्छा लगता है। तुम लोगों ने घर को चिड़िया घर बना रखा है। आप तो चुप ही रहिए, आपको कुछ नहीं दिखता। ये तो रोज का हो गया इस घर का। विकास जी, अब हमें ना कुछ तो कुछ करना ही होगा। मीना, तुम भी ना बड़ी वो हो, कैसी बात कर रही हो? देखो ना सब है अभी। अरे चुप करो, जब देखो फालतू की बातें सोचते रहते हो। मैं घर की बात कर रही हूँ। सुन रहे हैं? मैं ये कह रही हूँ कि घर का माहौल ठीक करना होगा, वरना ऐसे ही चलता रहा ना तो हमारा घर एक न एक दिन जरूर टूट जाएगा। कैसे सुधारू ये रिश्ता? वो छिपकली, मेरा मतलब कि माँ जी, वो मानती ही नहीं है। एक शाम सभी लोग टीवी देख रहे थे।
और मजेदार घटना हुई। मेरा सीरियल शुरू होने वाला है भाई। मेरा भी शो शुरू होने वाला है। क्या क्या होगा? लगता है आज कोई टीवी नहीं देख पाएगा। सबके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, पर ये शांति सिर्फ क्षणिक भर की थी और अगले ही पल देखो तुम्हारी वजह से क्या हुआ। मेरी वजह से? अपने आप को नहीं देखोगी? आप भी तो झपट रही थी। और इस तरह छोटी सी बात फिर से झगड़े में बदल गई। पर घर के हालात अभी और भी बदलने वाले थे। परिवार में तनाव चरम पर था। अचानक एक दिन घर पर बड़ा संकट आया। रमेश जी को अचानक से दिल का दौरा पड़ा। जल्दी करो, पापा की हालत ठीक नहीं लग रही। हे भगवान, मेरे पति को क्या हो गया? आप चिंता मत कीजिए माँ जी, सब ठीक हो जाएगा। मैं एम्बुलेंस को कॉल कर रही हूँ। और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। अस्पताल में सभी चिंता में डूबे थे। डॉक्टर्स ने बताया कि उनकी हालत बहुत ही नाजुक है और उन्हें तुरंत ऑपरेशन की जरूरत है। अब क्या होगा? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? हिम्मत रखिए माँ जी, सब अच्छा होगा। मेरे गांव में कहावत है, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। माँ जी, सब ठीक हो जाएगा। बहू तुम। माँ जी, हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं, पर आप मेरी माँ जैसी हो। इस वक्त हमें एक होकर रहना चाहिए। पूरी रात प्रिया गिरगिट देवी ने अस्पताल में साथ में रात बिताई। दोनों ने मिलकर प्रार्थना की, एक दूसरे को सिंपैथी दी। ऑपरेशन सफल रहा है, अब वो खतरे से बाहर है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। थैंक यू डॉक्टर। माँ जी चलिए, अब आप थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं यहाँ रुक जाती हूँ। नहीं बेटी, तुम भी थक गई होगी। हम दोनों बारी बारी ही रुकेंगे। उस संकट ने दोनों के बीच की उस दीवार को तोड़ दिया। अगले दिन मिस्टर डॉक्टर साहब, मेरा मतलब क्या नाम है आपका डॉक्टर साहब? लाइए लाइए, मैं रिपोर्ट देख के बताता हूँ। मैं वकील हूँ। बट आप तो इलाज करके आ रहे हैं और आपने कपड़े भी डॉक्टर वाले पहने हैं, तो फिर? अरे अरे, मेरा नाम ही वकील है। अरे भला ये कैसा नाम हुआ? अगर वकील नाम है तो वकील बनते ना, कि डॉक्टर बन के क्या कर रहे हो आप? पेशे से तो मैं डॉक्टर हूँ। मम्मी का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। अच्छा, माँ से बड़ा प्यार है आपको डॉक्टर साहब। नहीं नहीं, माँ के लिए नहीं बना, पिताजी के लिए डॉक्टर बना हूँ। आपने तो अभी बोला कि मम्मी के लिए बने हो। अरे कैसी पागलों वाली बात कर रहे हो? अरे मेरे पापा का नाम ही मम्मी है, उनको मैं मम्मी बोलता हूँ। हैं? और माँ का क्या नाम है? डैडी? अरे अरे, आपको कैसे पता? मैं तो उनको सच में डैडी बोलता हूँ। अरे प्रिया, एक काम करते ना, इन डॉक्टर को रहने देते हैं। इनके बात करने का स्टाइल भी कुछ अलग ही लग रहा है। एक काम करते हैं ना, हम दूसरे डॉक्टर से बात करते हैं। अरे अरे, क्या बकवास कर रही हो तुम? हो कौन तुम? कुछ नहीं डॉक्टर साहब, एक काम कीजिए, आप जाइए। अरे अरे डॉक्टर शुक्ला, आपको उधर नर्स बुला रही है, जाइए। आप लोग चिंता मत कीजिएगा, मैं भी आके बताता हूँ आपको। नहीं नहीं, जाइए जाइए, वरना मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी और मेरे ससुर जी की जगह मैं भर्ती हो जाऊंगी। अरे जाइए जाइए डॉक्टर साहब, हमें नहीं करनी आपसे बात, जाइए। जा रहा हूँ। मैडम जी, आप लोग डॉक्टर शुक्ला से बात क्यों कर रहे थे? 6 बजे के बाद उन्हें दिमागी प्रॉब्लम हो जाती है। वो बहकी बहकी बातें करने लग जाते हैं और आप लोग उनकी बातों में हाँ मिलाए जा रहे हो। जब रमेश जी को होश आए तो उन्होंने देखा कि गिरगिट और प्रिया दोनों एक दूसरे का सहारा बनी हुई हैं। अरे ये क्या देख रहा हूँ मैं? ये दोनों सास बहू साथ में? नहीं पापा, ये सच है। पिछले 3 दिनों से माँ और प्रिया एक टीम की तरह काम कर रही हैं। एक हफ्ते बाद रमेश जी को घर पर लाया गया, लेकिन अब घर का माहौल पूरी तरीके से बदल चुका था। माँ जी, आपने मुझे सिखाया था ना वो विशेष काढ़ा बनाना, मैंने पापा जी के लिए ना वही बनाया है। अरे वाह, बिल्कुल सही बनाया है तुमने। मेरे हाथों की तरह तुम्हारे हाथों में भी स्वाद है। थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने में क्या ही हर्ज है, मैंने थोड़ी सी तुलसी भी मिलाई है। प्रिया बेटी, जानती हो तुम, मेरी माँ हमेशा कहती थी, क्या कहती थी माँ जी? असली सीख संकट में ही मिलती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके अनुभव की कदर नहीं की। नहीं बेटी, गलती मेरी थी। मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह नहीं रखा, एक प्रतिद्वंदी की तरह देख रही थी मैं तुम्हें।
धीरे धीरे घर की खुशियाँ लौटने लगी थी। प्रिया और गिरगिट देवी मिलकर घर संभालने लगे। कभी कभी नोकझोंक होती, लेकिन वो प्यार की नोकझोंक, कड़वाहट की नहीं। देखा भाई कैसा बदलाव आया है। हाँ, अब वाकई घर घर लगता है। तुमने बहुत अच्छे से सब कुछ संभाल लिया है, मुझे तुम पे गर्व है। एक शाम परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठे थे और तब आज कौन सा शो देखे? आपका मनपसंद सीरियल माँ जी। नहीं, आज तेरी पसंद का देखेंगे। वाह, ये हुई ना बात। और इस तरह एक संकट ने दो महिलाओं के बीच की दीवार को गिरा दिया और समझ लिया कि रिश्ते निभाने में थोड़ा समझौता, थोड़ा प्यार और थोड़ी सी समझ की जरूरत है। आप सब लोग जानते हो, जब से मैं इस घर में आई थी ना, तो मुझे तो बस यही लगता था कि यहाँ सिर्फ तकरार होगी, पर अब मुझे सच में समझ आ गया कि अपनापन क्या होता है। और मुझे समझ आया कि बदलाव कितना जरूरी है बेटी। रसोई की इज्जत नहीं तो परिवार की इज्जत नहीं, पर रसोई में प्यार का तड़का भी जरूरी है। संकट आते हैं जाते हैं, पर जो सीख देकर जाते हैं वो बहुत ही अमूल्य होती है। प्रिया और गिरगिट देवी की कहानी हर उस घर की कहानी है जहाँ नए और पुराने विचारों का मेल होता है, जहाँ विरोध नहीं सहयोग से जिंदगी की असली खुशियाँ मिलती हैं, क्योंकि अंत में हम सब एक ही परिवार हैं। बेलापुर गांव में एक बहुत ही बुजुर्ग बुढ़िया रहा करती थी। वो हींग की बहुत शौकीन थी। बिना हींग के तड़के के वो खाना नहीं खाती थी। एक दिन उसकी बहू रानी उसके लिए खाना लेकर कमरे में आती है और बोलती है, उठो अम्मा, खाना खा लो। कितना सोओगी आप? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ बहू, मैं ठीक हूँ। मैं सो नहीं रही हूँ। इस उम्र में भला नींद किसे आती है? आपको लेटे देखा तो मैंने सोचा आप सो रही हैं। नहीं बहू, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। अब क्या करूँ, ज्यादा चला नहीं जाता है ना, तो अपने कमरे में ही पड़ी रहती हूँ। ला दे, खाना खाऊं, भूख लगी है। हाँ अम्मा, खाओ ना, मैं तो कब से लेकर खड़ी हूँ। ये क्या बहू, आज भी तूने खाने में हींग नहीं डाली। तुझे तो पता है ना कि मुझसे बिना हींग के खाना नहीं खाया जाता। अम्मा मैं क्या करूँ, आपका हींग वाला ना जाने कितने दिनों से नहीं आया। घर की सारी हींग खत्म हो गई है। आज ऐसे ही खा लो, कल मैं बाजार से दूसरी हींग मंगवा दूंगी। नहीं नहीं बहू, मुझे तो सिर्फ खान की हींग ही खानी है। उसकी खुशबू में ही अलग बात है। बाजार से मंगवाने की जरूरत नहीं है। अम्मा जी, तो फिर आप इंतजार करिए। बुढ़िया उदास मन से खाना खा रही होती है। तभी खुली खिड़की से आ रही हवा में उसे हींग की खुशबू आती है, जो कि खान की हींग थी। बुढ़िया खुश हो जाती है। बहू, खान हींग लेकर आ गया। जा तू उससे हींग ले आ और थोड़ी ज्यादा ले आइयो, ताकि खत्म ही ना हो। अम्मा, लगता है हींग का स्वाद आपके जुबान पर और खुशबू आपके सर पर चढ़ गई है, इसलिए आप ऐसा बोल रही हैं। कोई नहीं आया है, आप खाना खाइए। नहीं बहू, खान हींग लेकर आया है। तू एक बार जाकर देख तो सही मेरे कहने से। रानी अपनी अम्मा की बात को नजरअंदाज करके उसे समझा रही होती है। तभी खान उसके घर के दरवाजे पर आकर जोर से बोलता है, हींग ले लो अम्मा, हींग ताजी ताजी हींग है। ये तो सच में खान ही है, लेकिन अम्मा जी को इसके आने का पता कैसे चला? कुछ समझ नहीं आया। अरे अब यहीं खड़ी रहेगी या फिर जाएगी भी हींग लेने? हाँ अम्मा जी, जाती हूँ, लेकिन आपको कैसे पता चला कि खान हींग लेकर आने वाला है? वो इसीलिए क्योंकि खान की हींग अनोखी हींग है। अगर वो आसपास हो तो उसकी हींग की खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है। एक काम कर बहू, मुझे भी अपने साथ ले चल। बहुत दिन हो गए हैं उससे मिली नहीं हूँ। खान की हींग ले लो, हींग, खुशबू वाली हींग। खान बुढ़िया के घर के बाहर ही बैठ जाता है। तभी बुढ़िया अपनी लाठी के सहारे उसके पास आती है। कैसे हो खान? आज बड़े दिन बाद दिखाई दिए हो। अरे कहाँ चले गए थे तुम? अम्मा, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए नहीं आ पाया। क्या हुआ अम्मा, हींग खत्म हो गई क्या?
हाँ खान खत्म हो गई, तभी तो परेशान थी कि तुम कब आओगे। पता नहीं तुम्हारी हींग में क्या स्वाद है, उसके बिना सारा खाना फीका सा लगता है। कोई बात नहीं अम्मा, इस बार आप थोड़ा ज्यादा हींग ले लो। मैं अपने घर जा रहा हूँ काफी समय के बाद। हाँ हाँ खान दे दो, इस बार तो थोड़ी ढेर सारी देना ताकि तुम्हारे आने तक चल जाए। लो अम्मा, आज आप हींग का पूरा डब्बा ही ले लो, ये मेरे आने तक चल जाएगा। बुढ़िया जैसे ही हींग का डब्बा हाथ में उठाती है, तभी उसका पोता तरुण वहाँ आ जाता है और उसके हाथ से हींग का डब्बा लेकर वापस खान के पास रख देता है। दादी माँ, आप ये हींग मत लो, बहुत ही सारी हींग रखी है घर के अंदर। आप एक काम करो, मुझे पैसे दे दो, मेरे काम आ जाएगा। नहीं बेटा, हींग नहीं है, तभी तो ले रही हूँ। नहीं दादी, हींग है घर के अंदर। माँ को हींग का स्वाद अच्छा नहीं लगता, इसलिए माँ ने हींग का डब्बा अपने कमरे में छिपा के रखा है ताकि हम वहाँ तक पहुँच न पाए। ये क्या बोल रहे हो बेटा तुम? हाँ दादी माँ, मैं सच कह रहा हूँ। अब मेरा इनाम दो, मैंने आपको माँ का राज बताया है। क्या बच्चों की बातों पर ध्यान देती हो अम्मा आप भी? हींग ले लो, मैं अपने घर जा रहा हूँ, पता नहीं कब वापस आऊंगा। लेकिन अभी तो हींग है, खान तब क्या करूँगी लेकर? अम्मा, आपकी बहू तो वैसे भी आपको हींग खाने ही नहीं देती है और ना ही ये बताएगी कि कहाँ छुपा रखी है इसने हींग। इसलिए आप ये हींग का डब्बा ले जाओ, अपने पास रखो और जब बिना हींग के खाना मिले तो उसमें हींग का तड़का खुद लगा लेना। मेरी जैसी अनोखी हींग आपको कहीं और नहीं मिलेगी। नहीं दादी माँ, आप मुझे पैसे दे दो, हींग मत लो। बुढ़िया हींग का डब्बा ले लेती है और उसका पोता पैसे ना मिलने पर रोते हुए घर के अंदर चला जाता है और अपनी माँ को सब बता देता है, जिस पर रानी अम्मा के घर के अंदर आने पर उसे बहुत सुनाती है। खान उनकी बात सुन लेता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद से बुढ़िया अपना खाना खुद बनाने लगती है। एक दिन बुढ़िया अपना खाना बनाकर कमरे में चली जाती है। रानी धूप से घर आती है और रसोई में खाने के लिए जाती है, जहाँ उसे अम्मा की लगाई हुई खाने की थाली नजर आती है और उससे रहा नहीं जाता और वो वहीं खाना शुरू हो जाती है। बहू, आज तूने मेरा बनाया हुआ खाना खा कैसे लिया? आज तुझे हींग का स्वाद कैसे अच्छा लगने लगा? अम्मा जी, हींग का स्वाद तो आया, लेकिन आज मुझे हींग का स्वाद अच्छा लग रहा है। यही जब मैं बनाती थी तो अच्छा नहीं लगता था। क्योंकि तुझे इस हींग का सही इस्तेमाल करना तो आता नहीं है। ये हींग बाजार में मिलने वाली नकली हींग की तरह थोड़ी है, बल्कि खान की अनोखी हींग है, जो कि वो अपने गांव से लेकर आता है, बिल्कुल शुद्ध। शायद आप सही कह रही हैं अम्मा जी, मैं इस बाजार की हींग समझकर ज्यादा डाल देती थी, लेकिन खाने में स्वाद आने की जगह खाना कड़वा हो जाता था। हो सकता है क्योंकि खान की हींग में इतना स्वाद और इतनी खुशबू होती है कि जरा सी ही खाने का स्वाद बढ़ा देती है। साथ ही हमारी सेहत के लिए भी फायदेमंद है। हींग का पानी पीने से हमारी पेट की बीमारी भी खत्म हो जाती है। अम्मा जी, अब मैं भी रोज खाने में हींग डालूंगी, इससे मैं भी पेट की बीमारी से बचूंगी और रोज खाने से मेरी भी आदत हो जाएगी हींग का खाना खाने की, ताकि फिर आपको अपने लिए अलग खाना नहीं बनाना पड़े। अब अम्मा के साथ रानी को भी हींग का स्वाद अच्छा लगने लगा था। एक दिन रानी रसोई में दाल में हींग का तड़का मार रही थी, तभी उसकी बुआ उसके घर आती है और पूरे घर में हींग की खुशबू फैली हुई थी। बहू, क्या बना रही है जो घर में इतनी अच्छी खुशबू फैली हुई है? खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि भूख लग गई। बुआ जी, बना तो दाल ही रही हूँ, लेकिन इसमें 4 चांद देसी हींग ने लगाया है। इसका तड़का लगाते ही बेकार खाने में भी स्वाद आ जाता है। अच्छा, अगर ऐसा है तो बहू, ये हींग जाते समय थोड़ा मुझे भी दे दियो। मेरी सास को भी हींग का खाना बहुत पसंद है, वो खुश हो जाएगी। रानी के जवाब देने से पहले ही बुढ़िया वहाँ आ जाती है और बोलती है, मंगा तो दूंगी, लेकिन वो बहुत महंगी है, तुझे पैसे देने पड़ेंगे। हाँ ठीक है भाभी, दे दूंगी पैसे,
जब चीज अच्छी हो तो पैसे देने में क्या डर। ठीक है, फिर अभी जो है उसे ले जा, उसके बाद मैं और मंगा दूंगी। ठीक है भाभी, लेकिन याद से मंगवा देना, भूल मत जाना। बुआ हींग लेकर और उसके बदले में पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। तभी रानी बोलती है, अम्मा जी, आपने बुआ जी से हींग के पैसे क्यों लिए? बहू तो क्या अच्छी और शुद्ध चीज फ्री में दे दूं? देख, खान हींग वाले के बारे में हमारे रिश्तेदार को थोड़ी ना पता है। हम खान से बहुत सारी हींग ले लिया करेंगे और अपने रिश्तेदारों में बेच दिया करेंगे। इससे हमारे पास हींग भी हो जाएगी और घर बैठे बैठे पैसे भी आ जाएंगे। हाँ अम्मा जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बुआ जी तो ये बात हर जगह फैला देंगी। आप कितना दिमाग लगाती हैं अम्मा जी। उस दिन के बाद से खान हींग वाला जब भी आता, बुढ़िया एक बार में ही ढेर सारी हींग ले लिया करती, जिससे हींग वाला भी खुश हो जाता और उसकी हींग की इतनी बिक्री हो रही है। और बुढ़िया भी खुश हो जाती कि उसे घर बैठे बैठे कमाई का साधन मिल गया। मधुपुर गांव में मोहन अपनी पत्नी रत्ना के साथ हंसी खुशी रहा करता था। मोहन बहुत ही मेहनती था, लेकिन एक रोज मोहन उदास घर आता है। अरे आप इस वक्त यहाँ? क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आज आप जल्दी घर नहीं आ गए? हाँ भाग्यवान, आ गए, लेकिन साथ में एक बुरी खबर भी है। अजी, ये आप क्या बोल रहे हैं? कैसी खबर? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मुझे डर लग रहा है। बताइए क्या हुआ ऐसा, और आप इतना परेशान क्यों हैं? क्या बताऊं भाग्यवान, मुझे मेरे मालिक ने काम से निकाल दिया, वो भी इसलिए क्योंकि आज मैं काम पे देर से पहुंचा। जी, ये क्या कह रहे हैं आप? अगर आप काम नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा? हमारे पास जो थोड़ी सी जमीन है उसमें हम सब्जियां उगाकर उसे चंदन से बेचते हैं, और वो भी उन ताजी सब्जियों का सही दाम नहीं देता। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या किया जाए। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं? जो किस्मत में लिखा है उसे हम टाल भी तो नहीं सकते हैं। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं कि हम दोनों मिलके खेतों में काम करते हैं और अच्छी सब्जियां आएगी तो उसे बेच देंगे। और सुनो, तुमने एक काम करना, जमींदार साहब के पास जाना और पैसे ले आना, और उनको बता भी देना कि चंदन दुगने दाम में सब्जी बेचता है, तो हमें कम पैसे क्यों मिलते हैं। जी, मैं आज भी जब जमींदार जी से पैसे लेने जाऊंगी तो उनसे सब्जियों के पैसे को लेकर बात करूंगी। अब देर शाम रत्ना जमींदार के घर पहुंचती है, जहां जमींदार तो रत्ना को नहीं मिलता, लेकिन जमींदार की पत्नी कमला रत्ना को मिलती है। ये ले तेरी सब्जियों के पैसे रत्ना। और हाँ, आजकल तेरी सब्जियों की शिकायतें भी बहुत आ रही हैं। अब अगली बार तेरी सब्जी की शिकायत आई ना तो याद रख, मैं तुझे पैसे नहीं दूंगी। जी, मैं ध्यान रखूंगी, लेकिन मैंने तो आज भी सब्जियां देख कर दी थी। अरे, तो तुम कहना क्या चाहती हो? मालकिन झूठ बोल रही है? नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। वैसे मैं मालकिन जमींदार साहब से मिलने आई थी, लेकिन अब वो है नहीं, तो आपसे ही कहना पड़ रहा है। थोड़े आप सब्जियों के रेट बढ़ा कर देती तो। अरे मालकिन, इसे देखो जरा, यहाँ कमाई हो नहीं रही है, लेकिन इसे अपनी सब्जियों के पूरे पैसे चाहिए। अरे मैं तो ये कह रही थी कि चंदन तो हमें दिए दामों से बहुत अधिक दामों में सब्जियां बेच रहा है, तो फिर हमें ही क्यों कम पैसे मिल रहे हैं? बहुत जुबान नहीं चलने लगी है तेरी रत्ना। तू अब अपने गांव के जमींदार से अपनी सब्जियों के ज्यादा पैसे मांग रही है। भूल मत, जितनी भी तेरी जमीन है ना, उससे ज्यादा तो हमारा आंगन है। मुझे जो सही लगा मैंने बस वही कहा, और इसमें गलत क्या है? ये तो सच है कि चंदन गांव में सबसे महंगी सब्जी बेचता है। चंदन इसकी जुबान को ज्यादा ही चल रही है, तो कल से तू इसके यहाँ से सब्जियाँ नहीं लाएगा। खुद जब सर पर सब्जी की टोकरी लिए घूमेगी ना, तब इसे पता चलेगा कि हम किस मेहनत के पैसे ले रहे हैं। ठीक है, तो कल से मैं खुद अपनी सब्जियां बेच कर आया करूंगी। अब रत्ना वहाँ से सीधे घर आती है और अपने पति मोहन से कहती है, जी सुनिए, कल से हम दोनों इस छोटे से खेत में खूब मेहनत करेंगे और खुद ही अपनी सब्जियां बेचेंगे। लेकिन जमींदार जी ने ऐसा क्या कह दिया जो तुम खुद की सब्जियां बेचने की बात कर रही हो? वहाँ तो वो चंदन था और उसने कहा कि वो सब्जियों के दाम नहीं बढ़ाने वाला, इसलिए हमें खुद ही सब्जियां बेचनी होगी। और तो और जमींदारनी ने भी मुझे काफी सुनाया। ठीक है, हम कल से ना सब्जियों की खेती करेंगे
और ज्यादा मेहनत करेंगे और मैं सब्जियों को घूम घूम कर बेच भी आया करूँगा। अब अगले ही रोज से रत्ना और मोहन खूब मेहनत करने लगते हैं। साथ ही अपने खेतों की सब्जियों को मोहन खुद बेचने निकलता है। सब्जी वाले ताजी ताजी सब्जी, सब्जी ले लो सब्जी, सब्जी वाले सब्जी। अरे मोहन, क्या बात है, तेरी सब्जियां हमने लेनी क्या बंद कर दी? तू सीधे बाजार सब्जी बेचने आ गया? हाँ चंदन, अब क्या कर सकते हैं, अब पेट पालने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। चंदन सूखी और सड़ी सब्जियां बेचा करता था, लेकिन गांव वाले भी उससे सब्जी इसीलिए लेने को मजबूर थे क्योंकि पूरे गांव में चंदन ही अकेला सब्जियां बेचने वाला था, जिसे खरीदने वो लोग आते जिनके पास जमीनें थी ही नहीं। लेकिन अब चंदन की बराबरी करने मोहन आ चुका था और वो देखता है कि लोग मोहन की हरी हरी ताजी सब्जियों की तरफ ही जा रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है, सस्ते में बेच दिया, लेकिन अच्छी खासी कमाई हुई है। अगर ये रोज इसी तरह सब्जियां बेचने आने लगा तो क्या मेरी सब्जियां मैं अपनी भैंस धन्नो को खिलाऊंगा? नहीं नहीं, मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो मेरा इस गांव से नामो निशान मिट जाएगा जो मैं इतने समय से राज करता आ रहा हूँ। अरे वाह, क्या बात है, आज पहले ही दिन आपकी तो सारी सब्जियां बिक गईं। हाँ भाग्यवान, सारी सब्जियां बिक चुकी है और जमींदार जी हमें जितना पैसा देते थे ना महीने का, अरे उससे ज्यादा पैसा हुआ है। और वो चंदन है ना, वो भी था, उसका तो मुंह बन गया था। उसे तो बस अब सबक मिलेगा। बस अब आप अपने काम पर ध्यान लगाइए रखना, बाकी तो सब ऊपर वाला देख रहा है, क्योंकि अब वो चंदन चुप नहीं बैठने वाला है और वो आपको और हमारी सब्जियों को नुकसान पहुंचाने का सोच ही रहा होगा। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो भाग्यवान, मैं चंदन से ना ज्यादा से ज्यादा दूर रहूंगा। अब चंदन जमींदार ने कमला के पास पहुंचकर सारी बातें बताता है। ऐसा क्या? अब तो हमें इस मोहन और उसकी पत्नी रत्ना को सबक सिखाना ही होगा। कल तू सब्जी बेचने नहीं जाएगा, जो मैं कहती हूँ ना वो करना चंदन। अब अगले ही रोज मोहन जब सब्जियां लेकर पहुंचता है तो वो देखता है वहाँ चंदन नहीं है और लोग भी मोहन को सब्जियां लाता देखकर उसकी तरफ बढ़ते हैं और कुछ ही देर में मोहन की सारी सब्जियां खत्म हो जाती है। अरे क्या बात है, आज तो चंदन आया ही नहीं और उसके ना रहते मेरी सारी सब्जियां ऐसे बिक गई जैसे कोई जादू हो गया हो। भाई, मुझे समझ आ गया है कि जमींदारनी बस मेरा इस्तेमाल कर रही थी और अब से मैं उनके लिए कुछ काम नहीं कर सकता। चलो ये तो अच्छा है कि तुमको देर से ही समझ आई, लेकिन समझ तो आया कि कौन सही है कौन गलत। ठीक है भैया, इसलिए आज से मैं सब्जी नहीं लाया हूँ। अब से तुम गांव वालों को सस्ती और अच्छी सब्जियां बेचते रहो। अच्छा चंदन सुन, ये पालक ले ले, यही बचा हुआ है, ये ना बहुत ताजी है, खा के देखियो, मजा आएगा तुझे बना के। और हाँ सुना, कभी किसी चीज की दिक्कत हो तो बेहिचक मेरे पास आ जाइयो, ठीक है? तेरा भाई अभी जिंदा है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन भैया। अब मोहन भी खुशी खुशी घर आता है और सारी बातें अपनी पत्नी रत्ना को बताता है। रत्ना मोहन की ये बातें सुनकर कहती है, नहीं, मैं नहीं मान सकती हूँ कि चंदन इतना सुधर गया है। अरे देर से ही सही, लेकिन उसकी आंखों में दिखाई दिया कि वो सच में दुखी था। लेकिन अब अगले ही दिन कमला मोहन के घर पहुंचती है। अरे मोहन, ये तूने क्या किया? चंदन को रास्ते से हटाने के लिए तूने उसे जहर वाला पालक दिया। नहीं नहीं जमींदारनी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? अरे देख कैसी हालत हो गई है इसकी, देख रहे हो ना आप लोग? गांव वालों, ये जहरीली सब्जियां बेचकर गांव के लोगों को मौत के मुंह में धकेल रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ कह रहा है ये। अरे कल ही तो मेरे पास रोता हुआ आया था और मुझे कह रहा था कि जमींदारनी जी की असलियत पता चल चुकी है इसे। अब गांव के लोग भी मोहन के खिलाफ हो जाते हैं। तभी वहाँ जमींदार जी का आना होता है, जो काफी समय से गांव के बाहर गए हुए थे। अब जमींदार अपनी पत्नी कमला से कहता है, चंदन और कमला दोनों की ही सोची समझी साजिश है ये। मैंने कल रात ही इस नाटक के बारे में दोनों की बात सुनी थी। हाँ जमींदार जी, मैं कब से गाँव वालों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, भला मैं इनके साथ ऐसा क्यों करूँगा? आपने ये अच्छा नहीं किया, अपनी ही बीवी को लोगों के सामने बदनाम कर रहे हो आप। चल अब अपने मुंह से ही बता इन लोगों को कि आखिर तू ये सब क्यों ही कर रहा था। ये सब मैं इसलिए कर रहा था ताकि गांव वालों के सामने मोहन की छवि खराब हो और पूरे गांव में मेरे सिवा कोई और सब्जी बेच ही ना पाए। और मैंने ही अपनी पत्नी और चंदन की इस बात को सबके सामने इसलिए रखा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि एक ईमानदार और मेहनती किसान पर दाग लगे। उस दिन के बाद से मोहन सस्ती सब्जियों वाले के नाम से गांव भर में मशहूर हो जाता है।
और चंदन की महंगी खराब सब्जियों को कोई पूछता भी नहीं, जिसकी वजह से वो सब्जियां बेचना ही छोड़ देता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।